मित्रों, नमो नमः। भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यण संधि। इससे पहले हम वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं। अब हम स्वर संधि की चौथी संधि पढ़ेंगे, यण संधि। तो यण संधि का सूत्र देख लेते हैं। क्या है यण संधि का सूत्र? तो यण संधि का सूत्र है इको यणचि। देखिए, इको यणचि की परिभाषा क्या कह रही है? इक, यहां पर इक प्रत्याहार है और उसके बाद यड़ प्रत्याहार है और उसके बाद अच प्रत्याहार है। यानी कि हमारी जो संधि है उसमें इक, यड़ और अच प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है। तो देख लेते हैं, इस सूत्र में तीनों पद प्रत्याहार हैं। हमने आपको बताया कौन कौन से तीनों पद प्रत्याहार हैं। इक प्रत्याहार, यड़ प्रत्याहार और अच प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री, ली। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? य, व, र, ल। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये सभी स्वर आते हैं। अच किसको कहते हैं? हम पहले भी बता चुके हैं, अच स्वरों को कहते हैं, है ना। तो अब यड़ संधि इन्हीं प्रत्याहारों से मिलकर बनेगी। ठीक है। अब यड़ संधि किस तरह से होती है हम ये देख लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। देखिए, संधि पढ़ने के लिए, संधि आपको अच्छे से आने के लिए आपको प्रत्याहार याद होने चाहिए, माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए, संस्कृत वर्णमाला याद होनी चाहिए। तो आप सभी माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार और संस्कृत वर्णमाला याद कर लें, जिससे कि संधि करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सभी क्लासेस पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लासेस को पढ़ सकते हैं। तो और पिछली सभी संधियों को पढ़ने के लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और सभी संधियों को पढ़ सकते हैं। चलिए अब परिभाषा देख लेते हैं कि यड़ संधि की परिभाषा क्या है। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री अर्थात इक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर अच आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ला हो जाता है। परिभाषा कह रही है, यदि इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार आए तो यण प्रत्याहार हो जाता है। अब इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं कैसे। परिभाषा ने कहा, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा? या। और उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा? वा। और री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रा। और ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो ली के स्थान पर ला हो जाता है। उदाहरण से बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे। हमने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं, जिसमें माहेश्वर सूत्रों में जो आ, ई, उ, री, ये जो स्वर हैं, ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों का ही बोध कराते हैं। ठीक है, दीर्घ को अलग से माहेश्वर सूत्रों में नहीं दिखाया गया है। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों ही हैं, ह्रस्व उ और दीर्घ उ दोनों ही हैं, और ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों ही हैं, और री का कोई दीर्घ नहीं होता, ह्रस्व ही होता है, तो री एक ही होता है। ठीक है, तो ई के बाद कोई भी स्वर आने पर या हो जाएगा, उ के बाद कोई भी स्वर आने पर व हो जाएगा, री के बाद कोई भी स्वर आने पर रा हो जाएगा, और री के बाद कोई भी स्वर आने पर ला हो जाएगा। उदाहरण से अच्छे से समझ लेते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये संधियां और एग्जाम में आती ही आती हैं, और हम वो उदाहरण लेके आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण हैं ये, जो अक्सर एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं। आप बाकी के एक्स्ट्रा जितने भी उदाहरण होते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण सॉल्व कीजिए, जिससे कि कोई भी उदाहरण आ जाए आप संधि कर दें। वैसे संधि का नियम है, यदि आपको नियम पता है संधि का तो कोई भी उदाहरण आ जाए आप आराम से संधि कर लेंगे। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या है, सत्यपि। इसको संधि विच्छेद करेंगे, किन दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य धन अपि। सत्य के जो ता है उसमें छोटी की मात्रा है सती, ठीक है, तो स्वर कौन सा है, ई। यहाँ पर ह्रस्व ई, धन, ठीक है ना। इसमें सती ई स्वर है, वो भी ह्रस्व। अब उसके बाद अपि में जो स्वर है वो क्या है, अ, वो भी ह्रस्व। अब हमने कहा ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, तो यहाँ पर आ आया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ और भी आता तो भी ई के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आए तो या हो जाता है। अब देखिए क्या बना, सत्यपि। इसीलिए यहाँ पर जब संधि हुई तो शब्द बना सत्यपि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है प्रत्येकम। प्रत्येकम शब्द कैसे बना, प्रति धन एकम। प्रति ता में छोटी ई है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया छोटी ई, धन एकम यहाँ पर यही लिख लिया। अब क्या बना, ई और आई बराबर, फिर भी क्या बनेगा, या, क्योंकि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए बनेगा या ही, तो शब्द बना जुड़कर प्रत्येकम। इसीलिए यहाँ पर या आया, क्यों, ई और आई मिलाकर या बना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा उदाहरण करेंगे हम उतना ही अच्छा है, उतने अच्छे से आपको संधि आएगी, तो ठीक है ना। नेक्स्ट है सुध्युपास्यः। सुध्युपास्यः संधि विच्छेद करने पर सुधि धन उपास्यः, संधि विच्छेद हो गया। सुधि में क्या है, दीर्घ ई, धन उपास्य में क्या है, उ, कैसा है, ह्रस्व उ, बराबर क्या बनेगा, या, क्योंकि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए बनेगा या ही, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए या बनेगा, ठीक है। तो देखिए धी और उ मिलकर यहां पर बदल गया, देखिए धा कैसा हो गया, हलंत हो गया, यानी कि आधा हो गया, और या बना, जो उ की मात्रा थी या पर चली गई है ना, और क्या बना, सुध्युपास्य, या आ गया यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं उ के उदाहरण। ई के बाद आया उ, नियम में क्या है, यण संधि में उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, वा बनेगा। तो शब्द है हमारा स्वागतम, संधि विच्छेद हुआ ना, सु धन आगतम, यानी कि स्वागतम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु धन आगतम। तो सु में क्या है, ह्रस्व उ, धन आगतम आ, ये देखिए दीर्घ आ है, यहाँ पर ह्रस्व उ है, उ और आ मिलकर क्या बनेंगे, वा। तो यहाँ पर क्या बना, वा, शब्द बना स्वागतम। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण भी देख लेते हैं, वध्यादेशः। इसको संधि विच्छेद करने पर वधु धन आदेशः दो शब्दों से मिलकर बना है, वधवादेशः। वधु में जो धा है उस पर बड़े ऊ की मात्रा है, यानी कि जो स्वर है वो कैसा है, दीर्घ है, वो भी कौन सा, ऊ, ठीक है। धन आदेशः का आ बराबर क्या बना, वा। तो वधवादेशः, यहाँ देखिए वा बन गया और आ की मात्रा लगी, तो वधवादेशः, जो धा था वो कैसा हो गया, आधा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ली का और री का उदाहरण देख लेते हैं कि री का उदाहरण क्या है, धात्रांशः।
री के बाद असमान स्वर आने पर रा हो जाता है और री के बाद असमान स्वर आने पर ला हो जाता है, किंतु ई उ री इसके दीर्घ होते हैं। तो पहले दीर्घ भी हो सकता है और ह्रस्व भी, है ना। किंतु ली कैसा है, ह्रस्व है, इसका केवल ह्रस्व ही होता है, दीर्घ नहीं होता। तो ली के बाद भी अगर कोई असमान स्वर आता है तो ला हो जाता है। उदाहरण है धात्रांशः, संधि विच्छेद। धात्रांश शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, धात्री धन अंशः। धात्री में देखिए क्या है, री ह्रस्व, धन अंशः में क्या है, आ। तो क्या कहा, री के बाद असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, रा। तो क्या बना, धात्रांशः। क्योंकि देखिए री का यहाँ पर आधा हो गया और रा बन गया तो त्रा बन गया और बना धात्रांशा। ऐसे ही लाकृति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ली और आकृति। ली में ली धन आ बराबर क्या बना, ला। अब ला हो गया यहाँ पर, ली और आ क्या बना, लाकृति ही। तो शब्द बना लाकृति। इस तरह से ये यण संधि है। तो आप देख रहे हैं यण संधि कितनी इजी है, कितना अच्छे से हमने समझ ली। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी और आप इसको और भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण इसके कीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका ट्रिक। हम आपके लिए ट्रिक लेके आते हैं। तो एक ट्रिक है, एक नहीं दो ट्रिक हैं। देखिए ट्रिक नंबर 1, इक, क्योंकि परिभाषा क्या कह रही है, इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार आने पर यण हो जाता है। यही तो नियम है। तो इसको हम इस तरह से याद कर लेते हैं, ये हमारा ट्रिक हो गया। और दूसरा ट्रिक है हमारा ये कि ई ह्रस्व हो या दीर्घ हो, धन स्वर आने पर या होगा, उ ह्रस्व हो दीर्घ हो, धन स्वर आने पर वा हो जाएगा, री ह्रस्व हो या दीर्घ हो फिर भी क्या होगा, रा हो जाएगा, ली के बाद कोई स्वर आने पर क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। और यण संधि आपको समझ आई है और ये क्लास आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके।